सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, एक बार कंफर्म कर देंगे। आज से वी आर स्टार्टिंग ज्योग्राफी आफ्टर फिनिशिंग पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ये सब सब्जेक्ट्स ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करें ज्योग्राफी और देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेकिन ये है कि हाँ, जिस तरह पॉलिटी एकदम अच्छे से सीख गया, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उस तरह से ही आप ज्योग्राफी में भी एकदम आपकी कमांड डेवलप हो जाने वाली है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर एसएससी एग्ज़ाम। ऑलराइट, एक बार कंफर्म करिए कि वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या फिर नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ ज्योग्राफी। और किस तरह से हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी को विल कवर, जो हमारा फर्स्ट वीक रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा सोलली और प्राइमरली टू दी इंटरनेशनल ज्योग्राफी। ठीक है, इंटरनेशनल जो आपकी ज्योग्राफी है बोल सकते हैं, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल बोलो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलो, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसको डेडिकेटेड रहेगा। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में। फिर हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली कल पढ़ेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, शेप ऑफ अर्थ, फिर रोटेशन, रेवोल्यूशन, टाइड्स और आपके जो इक्लिप्सेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीक 1 रहेगा वो मेजरली आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी को डेडिकेटेड रहेगा। एंड देन विल स्टार्ट दी इंडियन ज्योग्राफी। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो मेरी कोशिश है कि पहले ख़त्म करवाया जाए, बिकॉज कंसिडरिंग मुझे पता है कि यहाँ पे काफ़ी CGL मेंस के भी स्टूडेंट हैं, तो वो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो भी चीज़ है। ठीक है, कि मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें हमारी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बोला था कि भाई पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा और साइंस का सब्जेक्ट इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, ज्योग्राफी भी ख़त्म हो जाएगा पक्का, बायोलॉजी ख़त्म हो ही चुका है और एटलीस्ट साइंस का एक सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ, प्रकाश आनंद जी बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, ऐसा है क्या? जय हिंद सभी को। ऋषिका, सुमित, SSC एक पहचान, ओके, गुड मॉर्निंग। विनय, ट्राइडेंट वर्ल्ड, विवेक। कब तक कंप्लीट हो जाएगा कोशिश, अब ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ ये है कि आपका पहले वीक में हम लोग का पूरा ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है एंड देन इंडियन ज्योग्राफी, मेजर जो आपका कॉम्पोनेंट्स है वो 2 वीक में, मेजर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ पूरी तो नहीं, मेजर जो आपका 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नो बफरिंग, ओके, ऑल क्लियर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़ने क्या वाले हैं? पढ़ने वाले हैं आज, मतलब ज्योग्राफी तो देखने वाले हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? दैट इज़ सोलर सिस्टम। बट अगर मैं सिर्फ सोलर सिस्टम बोलूँ दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यार सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। अब मैं तुम्हें अब आज बताता हूँ सोलर सिस्टम है क्या। ठीक है, हमारा एक यूनिवर्स है, क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है, उस ब्रह्मांड में, उस बहुत से बड़े ब्रह्मांड में हमारी एक छोटी सी एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। उस एक छोटी सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज़ है, उसमें एक छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उस छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटा सा हमारा है सोलर सिस्टम, जिसको सौर मंडल बोलते हैं। उस सोलर सिस्टम में हमारे छोटे 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 8 प्लैनेट हैं, जिनके बारे में आज 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। उन 8 प्लैनेट में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ। उस एक छोटे से प्लैनेट अर्थ में हमारा एक छोटा सा कॉन्टिनेंट तो नहीं, बड़ा सा कॉन्टिनेंट है एशिया। उस एक कॉन्टिनेंट एशिया में हमारी छोटी सी तो नहीं, ठीक ठीक बड़ी कंट्री है इंडिया। और इंडिया में आपका एक छोटा सा कोई स्टेट होगा, उसमें एक छोटा सा कोई सिटी होगी, उसमें आपका छोटा सा एक घर होगा, और आपको लगता है कि उसने फ़ोन नहीं उठाया तो आपका दिन ख़राब हो गया, या फिर पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई। अब देखिए अब कितने माइन्यूट लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इसके थ्रू समझिए कि हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। उनमें से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उस एक गैलेक्सी में हमारा एक सोलर सिस्टम, ऐसे न जाने कितने सोलर सिस्टम होंगे। उस सोलर सिस्टम में हमारा 8 प्लैनेट है, उनमें से एक प्लैनेट हमारा है, और उनमें से फिर आप देख सकते हो कि कितने माइन्यूट लेवल पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। खैर, वो तो सारी फिलोसफिकल बातें हो गई, वो हम फिलोसफी में करेंगे, जब फिलोसफी में आपको पढ़ाऊँगा तब। फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी मुझे अच्छी खासी आती है, मैं कभी उसका भी प्रदर्शन करूँगा आपके सामने। ठीक है, और ये मैं मजाक के टर्म से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोलर सिस्टम की भी बात करते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम, बट बिफोर दैट हम अपने यूनिवर्स की क्यों ना बात कर लें कि यूनिवर्स हमारा बना कैसे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरी थीसिस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे, जितना नीडेड है उतना ही देखेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जब बात करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो यहाँ पे कई सारी थ्योरी आती हैं, और उसमें से जो सबसे पहली थ्योरी आती है दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। नहीं, ये वाली बिग बैंग थ्योरी नहीं, ये वाली बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये बताया गया कि जो हमारा
यूनिवर्स है वो किस तरह से बना, यूनिवर्स किस तरह से बना। एक बहुत ही टाइनी हम बोल सकते हैं चार्ज सुपरनोवा था और इसका हुआ एक्सप्लोजन। उसके एक्सप्लोजन की वजह से हमारी जो डिफरेंट पूरा जो यूनिवर्स है, डिफरेंट यूनिवर्स में हमारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस एग्जिस्टेंस में आया, टाइम एग्जिस्टेंस में आया। तो ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्टेंस में आई वो इसी वजह से आई। कैसे? जब एक इनफाइनेटली हॉट और डेंस पॉइंट था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, वाइट में, इनफाइनेटली, ठीक है, इनफाइनेटली हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट था ये, ठीक है। और ये इनफाइनेटली हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोजन हुआ इसमें, ठीक है। इन्फ्लेशन आप समझते हो, इकोनॉमिक्स और इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे बलून को फैलाते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन होता है, मतलब उस चीज़ बढ़ रही है, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये एक्सप्लोजन की वजह से सारी चीज़ें जो एग्जिस्टेंस में अभी हम देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, ठीक। और ये हमें पता कैसे चलता है? हमें ये पता ऐसे चलता है, और यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे हमारे मेजरली, एक तो पहले लेमाइटर, ठीक है, आई होप सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनका नाम, लेमाइटर, जो भी इसका इनका प्रोनाउंसिएशन हो, इन्होंने 1931 में, ठीक है, अलॉन्ग विथ इसमें एडविन हबल जी भी का भी रोल था, ठीक है, एडविन हबल जिन्होंने अपना हबल टेलीस्कोप का यूज़ किया। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो हमारे डिफरेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच में कैसे जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, अभी तक वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आर जो यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग, ये इन लोगों ने बताया। सबसे पहले जो एक तरह से हम बिग बैंग थ्योरी का एक ओरिजिन मान सकते हैं वो लेमाइटर के द्वारा था 1931 में, ठीक है। और इसको हम बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से भी जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग जो एक्सप्लोजन हुआ उसको हम बिग बैंग एक्सप्लोजन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो हमारा पूरा इनफाइनाइटली हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट था ये एक्सप्लोड किया और ये पूरा सब एग्जिस्टेंस में आया, और तभी एग्जिस्टेंस में हमारी डिफरेंट सारी गैलेक्सीज़, और उन गैलेक्सीज़ में हमारा आया एग्जिस्टेंस में हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और उसमें से हमारे आया एग्जिस्टेंस में जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, और वो उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये पढ़ते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट अब हमें यहाँ पे पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स नहीं, फॉर्मेशन ऑफ आर सोलर सिस्टम, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये कैसे बना, जो हमारा सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको लेके काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, और उनमें से एक थ्योरी हमारी दी थी, एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी, ये नेबुलर थ्योरी क्या बोलती है और किसने दी थी? ये एक्चुअल में सॉरी, ये एक्चुअल में सबसे पहले 1755 में दी गई, किसके द्वारा? इमैनुअल कांत, ठीक है, इमैनुअल कांत के द्वारा दी गई। इन्होंने बोला कि जो हमारा ये पूरा आप देख पा रहे हैं जैसे कि सन है, हमारे डिफरेंट 8 प्लैनेट्स हैं, तो आई थिंक सभी ने देखा होगा ना, ये जो आपका सोलर सिस्टम है जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये, ठीक है। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम जिसमें कि हमें देखने को मिलता है एक सन और डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट हैं एग्जिस्टेंस में। तो ये जो एग्जिस्टेंस में आए ये एक्चुअल में पहले एक लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस होता था, या फिर जायंट बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस होता था जिसको नेबुला बोला गया, ठीक है। और उसी वजह से इस थ्योरी को बोला गया नेबुलर थ्योरी। तो इन्होंने ये बोला कि हमारा नेबुला होता था पहले एक, जो कि एक जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस होता है, ठीक है। जब ये एक्सप्लोड किया, ऐसे बहुत सारे हमारे नेबुला हैं, बहुत सारे नेबुला, उनमें से जो हमारा सोलर सिस्टम है एग्जिस्टेंस में आया, तो एक नेबुला का हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ, या फिर नेबुला जो है वो बहुत जोर का, नॉट एक्सप्लोजन तो बोलना सही नहीं रहेगा, जो नेबुला है उसमें काफ़ी जोर का वर्लिंग हुआ, मतलब बहुत जोर का घूमना स्टार्ट हुआ। जब घूमना स्टार्ट हुआ तो उससे हमारा हुआ क्या कि जो हमारी लाइटर गैसेस थी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो हमारी लाइटर गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये जो लाइटर गैसेस हैं ये एकदम सेंटर पे आ गई, और ये जब सेंटर पे आई तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, परमाणु संलयन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। एंड व्हेन आई से फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का जोड़ना। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है दो तरह से न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से और न्यूक्लियर फिजन से। एक होता है फिजन, फिजन का मतलब होता है परमाणु विखंडन, विखंडन मतलब टूटना। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है वो मिल के हीलियम बना रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, एनर्जी का जनरेशन हो रहा है एट दी सेंटर, और वहीं पे फॉर्मेशन होता है हमारे सन का इसी वजह से।
तो इसीलिए जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन में मोस्टली हमें कौन सी 2 गैसेस देखने को मिलती है, तो आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। और यहाँ तक कि सन में हाइड्रोजन 70% ऑक्यूपाई करता है, 70% जो सन है वो हाइड्रोजन का ही बना हुआ है। तो मेनली हाइड्रोजन हीलियम का, और उसमें से भी हाइड्रोजन 70%। तो जो लाइटर गैसेस है सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, सन बना। ठीक, फिर हमारे और जब धीरे धीरे मतलब और इसमें एक तरह से बोल सकते हैं वर्लिंग हुआ, तो हमारे 8 प्लैनेट इवॉल्व हुए। हमारे और जो अभी 8 प्लैनेट हैं एग्जिस्टेंस में देखते हैं वो इवॉल्व है। इसको लेके भी काफ़ी सारी डिफरेंट थ्योरी हैं। किसी की थ्योरी ये बोलती है कि मतलब ठीक है सन तो बन गया, लेकिन अभी 8 प्लैनेट का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़ा सा एक जायंट यहाँ पे स्टार आया। ठीक है, उस स्टार ने इतना भयंकर पुल लगाया जिसकी वजह से ये जो है यहाँ से प्लैनेट अलग होते गए। इस तरह की मतलब डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। अब वो डिफरेंट थ्योरीज़ पे हमें नहीं जाना, बिकॉज वो पूछेगा भी नहीं आपसे, बिकॉज उनमें काफ़ी वो डिस्प्यूटेबल थ्योरीज़ हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये नेबुलर थ्योरी बोलती क्या है। 1755 में इमैनुअल कांत ने दी थी, बट ध्यान रखना इसमें से एक चीज़ और, एंड दैट इज़ कि 1796 में इसको इम्प्रोवाइज किया था या फिर मॉडिफाई किया था लैप्लेस ने। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉडिफाइड बाई लैप्लेस। इन्होंने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया। तो 2 लोगों के नाम आते हैं नेबुलर थ्योरी में, 1755 इन इमैनुअल कांत और 1796 में लैप्लेस। इस पे आई थिंक 2022 या फिर 2023 अभी रिसेंट वाले में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसी तरह से वर्ल्डिंग से हमारे क्या बने, डिफरेंट 8 प्लैनेट एग्जिस्टेंस में आए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इज़ जब मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैंने एक टर्म दिया सेलेस्टियल बॉडीज़। अब हम डिफरेंट टाइप की सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ेंगे। प्लैनेट तो आपने जैसे प्लैनेट आपने सुना होगा सबने, प्लैनेट ग्रह, वो एक टाइप की सेलेस्टियल बॉडी है। ऐसे ही एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, मेटियोर्स होते हैं, मेटियोराइट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ठीक है, स्टार होते हैं। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एस्टेरॉइड क्या होता है, मेटियोर क्या होता है, ठीक है, और कॉमेट क्या होता है, ये सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो डिफरेंट टाइप के जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एस्टेरॉइड के बारे में, जिसको कि हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एस्टेरॉइड को ऐसे समझो, भटकती हुई आत्मा। भटकती हुई वो आत्मा जिनको एक तरह से बोल सकते हो शरीर नहीं मिल रहा है, ऐसे समझ सकते हो। हुआ क्या, मतलब एक तरह से अवशेष हम बोल सकते हैं। जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये एक तरह से रेजिड्यू बोल सकते हैं। जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, जो टूट के एक तरह से हम बोल सकते हैं अलग हो गए, और ये किसी तरह के प्लैनेट नहीं है। बिकॉज प्लैनेट होने के लिए, किसी को भी ग्रह होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसको मीट करना होता है, जो ये हमारे एस्टेरॉइड नहीं मीट करते हैं। ये आपके प्लैनेट के तरह ही होते हैं, स्ट्रक्चर्स काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ये प्लैनेट नहीं कहलाते हैं। ये एक तरह से एस्टेरॉइड या फिर क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं के छोटे भाई हम बोल सकते हैं होते हैं मेटियोराइट्स या फिर मेटियोर्स, मेटियोराइड और मेटियोर्स। इनको हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड, मेटियोर्स। ये इनके छोटे भाई हैं, मतलब ये टूट के अलग हो गए हैं एस्टेरॉइड से। ठीक है, एस्टेरॉइड से टूट के अलग हो गए हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करते हैं। जब हम अभी ज्योग्राफी में ही जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हमारी एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट के गिरा है। क्यों, वो तारा टूट के नहीं गिरा है, वो मेटियोराइट है। जब यहाँ पे आता है तो बर्न हो जाता है मेसोस्फीयर लेयर में, और वो हमें ऐसे ग्लो करके दिखता है कि देखो ग्लो किया। ठीक है, तो ये समझ लेना कि मतलब क्या है ये। ठीक, यूजुअली हमें यही लगता है। और थर्ड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ कॉमेट के बारे में। ठीक है, थर्ड थिंग इज आर कॉमेट। कॉमेट को हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। ठीक है, क्या बोलते हैं, धूमकेतु। अब ये धूमकेतु क्या है, धूमकेतु ये होते हैं आपके एक तरह से स्मॉल आईसी, इनको बोल सकते हैं स्मॉल आईसी डर्ट बॉल्स। स्मॉल आईसी डर्ट बॉल्स, ये जो कॉमेट्स होते हैं यूजुअली आइस के बने होते हैं, और ये जब सन के नज़दीक पहुंचते हैं तो बर्न हो जाते हैं, और इस तरह का इनका कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे टेल से निकल आती है। ठीक है, ऐसे टेल से निकल आती है उनमें। क्यों, क्योंकि जब ये उसके पास से निकलते हैं, सन के पास से, तो उसकी हीट इनको जला देती है, बिकॉज ये आइस के बने होते हैं। तो ऐसा मतलब ग्लोइंग टाइप का आता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमेट। धूमकेतु हिंदी में बोलते हैं, एंड ऑर्बिट द सन। ये क्या है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, मेटियोर्स एस्टेरॉइड के छोटे भाई हैं, और ये ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट द सन। क्लियर है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू दी स्टार्स। लास्ट में मैंने स्टार्स को इसलिए रखा बिकॉज स्टार्स इंपॉर्टेंट। अब स्टार को पढ़ने से पहले एक सेकंड रुकिएगा, बाकी चीजें समझ लेते हैं स्टार के बारे में। ठीक है, स्टार जो है ना, या फिर मैं इसको
पहले बताना चाहूँगा आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में अंतर क्या होता है, फिर जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमने देखी ना, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या फिर ल्यूमिनस बॉडीज़, और दूसरे नॉन ल्यूमिनस। इनमें अंतर क्या होता है? अंतर इन दोनों में ये होता है, ल्यूमिनस में खुद की लाइट होती है, सेल्फ ग्लोइंग बोल सकते हैं इनको हम, खुद की लाइट है। जैसे कि सन है हमारा, वो हाइड्रोजन हीलियम के वो जो पूरा हमने देखा न्यूक्लियर फ्यूजन से वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, उससे वो ग्लो कर रहा है। यानी जो ग्लो है वो उसका खुद का है, उसने कोई क्रीम नहीं लगा रखी है, उसका खुद का नेचुरल ग्लो है। नॉन ल्यूमिनस में क्या है, इनका खुद का ग्लो नहीं होता है, ये दूसरे का ग्लो चमकाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मून, चंद्रमा। चंद्रमा हमें ग्लोइंग दिखता है रात में, लेकिन वो उसका खुद का लाइट नहीं है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो लाइट दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ल्यूमिनस में हमारे स्टार आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को? पहले ये बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? किसी कोई डाउट तो नहीं है? फिर आते हैं, मतलब फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार के बारे में आपको बताता हूँ, बिकॉज स्टार में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बट ये बताइए पहले सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? सर ओके, यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, लिख लो इसको भी यहाँ पे, स्टडी को बोलते हैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो एक्सप्लोजन हुआ ना, जो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जो एक्सप्लोजन हुआ दैट अकर्ड 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इतने साल पहले, मतलब इस तरह माना जाता है। 13 कहीं पे आपको 13.7, कहीं पे 13.8 देखने को मिलेगा, बट रफली 13.6 बिलियन ईयर्स एगो ही मतलब मान सकते हो। बाकी इतना भी प्रिसाइजली ऑप्शन में नहीं रखेगा। और बात करें अगर सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की, तो ये रफली आप बोल सकते हो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, ऑलराइट। और डिफरेंट अगर गैलेक्सीज़ की बात करी है तो यहाँ पे एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नियरेस्ट गैलेक्सी बता दीजिए, जो हमारे से नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी तो मिल्की वे है, तो नियरेस्ट गैलेक्सी की अगर बात करें दैट इज एड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक, चलिए ओके, डाउट। प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, इन पे भी आएंगे अभी। ठीक है, प्लीज़ हिंदी भी बोलिए। अच्छा, अभी मैंने हिंदी भी बोला नहीं है। एस्टेरॉइड बता रहा हूँ, कुछ क्षुद्रग्रह, मेटेओराइट, उल्कापिंड, कॉमेट, धूमकेतु है। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ का, आई थिंक सेलेस्टियल बॉडीज़ को खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से पूरी। ठीक है, बाकी अभी स्टार पे आते हैं। स्टार क्या होते हैं? ठीक है, तो स्टार तो ये समझ गया आपकी, ये ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। ठीक है, ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। ठीक है, यानी कि खुद का एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल सन एक स्टार है। अब स्टार के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक जो स्टार के बारे में पता होनी चाहिए कि जो स्टार का कलर होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो उसके टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है। उसका टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका कलर क्या है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन या फिर तारामंडल बोलते हैं। तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन। ठीक, लार्जेस्ट अगर कॉन्स्टिलेशन की बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन कौन सा, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है हमारा हाइड्रा। हमारा एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? और सप्तऋषि से आपको कल की क्लास में मैंने आपको जो सप्तऋषि बताया था उसके बारे में याद आना चाहिए कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बजट में 7 जो प्रायोरिटीज़ अपनी डिटरमाइन की, जिसमें से एक प्रायोरिटी क्या है, अमृत पीढ़ी, दैट इज़ यूथ पावर, वो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो सप्तऋषि जो है एक्चुअली में आपका है उर्सा मेजर। जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, बिकॉज 7 स्टार्स हैं इसमें। ठीक है, और जो ब्राइटेस्ट स्टार है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक हमारा ओरियन कॉन्स्टिलेशन, उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा कि ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जो हमारा एक ओरियन कॉन्स्टिलेशन है उसमें से सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, दैट इज़ योर रिगल। ठीक है, रिगल है हमारा। बाकी वैसे अगर हम बात करें नाइट स्काई में सबसे हमारा ब्राइटेस्ट स्टार अगर बात करें दैट इज़ सिरियस। ठीक है, ध्यान रखना, नाइट स्काई। ऐसे तो ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन की बात हो रही है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम ब्राइटेस्ट स्टार की बात करें, ठीक है, तो यहीं पे लिख दें क्या, यहीं पे लिख देते हैं ओवरऑल, आप यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज़ योर सिरियस। ठीक है, इसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, डॉग स्टार,
ये आपका ब्राइटेस्ट है। ये जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके पूछे गए एग्ज़ाम में। फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, फैक्ट्स को अनलिमिटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, राइट। अब आते हैं अपने स्टार के बारे में। अपने स्टार तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ, क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, ठीक है। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, दैट इज़ आर सन, सूरज, जिसके अराउंड हमारे सारे जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट, अपने अपने पाथ में। क्लियर। अब ये तो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है। सन इसी वजह से हमें काफ़ी मतलब बड़ा अपीयर होता है। और कितना डिस्टेंस है अगर हम बात करें और अर्थ से कंपेयर करें तो क्या इसका साइज़ है, अगर हम अर्थ से इसको कंपेयर करें तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। बाकी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि दी ओनली स्टार इन आर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ रफली 70% हाइड्रोजन एंड हीलियम 25% गैसेज एंड अदर मेटल्स। सन कैरीज ऑलमोस्ट 99% ऑफ आर सोलर सिस्टम का मास, ठीक है। जो भी पूरा हमारा सोलर सिस्टम का मास उसमें 99% सन का ही मास है, अप्रॉक्सीमेटली 109 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अगर इसके डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से कंपेयर करें तो 109 टाइम्स, यानी कि लगभग 109 गुना है ये, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसी को अगर वैसे रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स, ठीक है, ये डिस्टेंस है। और बाकी साइज़ की अगर बात करें तो हिंदी में इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा, 109 टाइम्स है, ठीक है। और इट टेक्स अराउंड 8 मिनट 30 सेकेंड्स फॉर लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू रीच दी अर्थ। अब आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, फिजिक्स में पढ़ेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जब चलती है तो 8 मिनट और 30 सेकेंड लगते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा ध्यान से कि हमारी इसको 8 मिनट और 30 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एट सरफेस इतना है और टेम्परेचर सेंटर में ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अभी हमने रिसेंट में ज़रा बताइए, हमने एक इसरो ने मिशन भेजा है टू सन, उसका नाम क्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी कोरोना होता है इसमें ही, ठीक है, कोरोना वायरस तो आपने सुना होगा, बट इसकी जो आउटर लेयर होती है ना सन की, उसको हम कोरोना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आउटर लेयर को। क्लियर। और यहाँ पे जो भी हमारा मिशन गया दैट इज़ आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1। ये L1 क्या होता है, L1 L2 L3 ये इनको बोलते हैं लैग्रेंजे पॉइंट, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि ये क्या होते हैं, लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं इसमें। अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो सन के बारे में आप समझिए कि क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि क्लोजेस्ट टू स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, सन की अगर बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो ये है आपका, बताइए, पी से नाम चालू होता है, बताइए जल्दी से क्या है। और एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि आपसे कभी पूछ सकता है कि लाइट ईयर या फिर पारसेक किसकी यूनिट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा जो लाइट ईयर होती हैं इसको हम हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और जो पारसेक हैं ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट है। जो हमारी सेलेस्टियल डिस्टेंसेज होती हैं, सेलेस्टियल डिस्टेंसेज होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े लाखों किलोमीटर की जो डिस्टेंसेज होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ईयर या फिर पारसेक से, ठीक है, सेलेस्टियल डिस्टेंसेज। और अगर हम बात करें एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो अभी देखिए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। और अगर पारसेक को लाइट ईयर से कंपेयर करें तो एक पारसेक में होते हैं आपके 3.26 लाइट ईयर्स। इज दैट क्लियर। आफ्टर सन है हमारा प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, या फिर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, आई थिंक यही करते हैं, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, CENTAURI। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। बाकी ये सारे फैक्ट्स तो आपको नोट से मिल जाएंगे, बाकी इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज ये रिपीटेडली आपके पूछे जाने वाले फैक्ट हैं। अब बात करते हैं मून की, ठीक है। मून क्या है, मून अर्थ की एक सैटेलाइट है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बारे में क्यों ना बाद में पढ़ लें, जब हम अर्थ पे आएंगे तब, जब हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अब इसको जरा होल्ड करते हैं यहीं पे, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 8 ग्रहों के बारे में, 8 प्लैनेट्स के बारे में। अब ये जो हमने अभी देखा जो हमारा सोलर सिस्टम था, तो आपने देखा सन हमारा सेंटर में है और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करने में, घूमने में लगे हुए हैं। तो कितने प्लैनेट हैं, पहली बात जिनको नहीं पता है, 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 हुआ करते थे, बट प्लूटो 2006 में हटा दिया गया प्लैनेट की लिस्ट से, बिकॉज वो सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। तो 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो एक मीट हुआ उसमें इसको हटा दिया। और हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल से मुझे याद आया, एंड दैट इज़ कि अगर ये पूछ ले आपसे, डिस्टेंस है यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कोई बताएगा यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा, आंसर होगा इसका
बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर या ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इन 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। 8 प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में बोलते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। चिंता ना करिए, अब इतना मैं तेज ही नहीं भाग रहा हूँ, अभी पढ़ेंगे एक एक के बारे में सबके। तो ये 8 प्लैनेट है। इन 8 प्लैनेट्स को वी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे को बोलते हैं जोवियन, ठीक है। एक को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे को बोलते हैं जोवियन। अब क्यों टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, क्यों जोवियन बोलते हैं, समझिए। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जो आप देख पा रहे हैं। ये हमारा सन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने प्यारे सूरज को, सन को, ठीक है। इनको हमने बोला है टेरेस्ट्रियल। ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, मार्स। अभी मैं सारा कुछ आराम से, अभी ये मत सोचिएगा कि मतलब इतना जल्दी जल्दी सर करवा रहे हैं। अभी सारा कुछ जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप बोलिए कि ये समझ नहीं आया, फिर जो भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो। अभी नहीं, ठीक है, अभी बस आप सिर्फ समझो। तो यहाँ पे इनको कलेक्टिवली बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये और ये को सेपरेट कर रहा है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। तभी मैंने एस्टेरॉइड का मतलब आपको पहले बता दिया, ताकि आप यहाँ पे आके ना पूछें कि एस्टेरॉइड क्या होता है, राइट। जो हमारे बड़े बड़े पत्थर हैं वो हैं, ये रेजिड्यू हैं। जब ये पूरा सोलर सिस्टम बना होगा तो ये बड़े बड़े पत्थर जो बेचारे प्लैनेट नहीं बन सके, जिनको कोई शरीर नहीं मिल सका, वो भटकती हुई आत्मा, ऐसे समझ लो, एस्टेरॉइड, ठीक। ये टूट के जब आते हैं यहाँ पे हमारे अर्थ में, तो ये मेसोस्फीयर जो है हमारी क्या कर देती है, इनको मार डालती है और हमें ग्लोइंग करके ये दिखते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें किसकी बात करें, हाँ, तो अगर हम बात करें एस्टेरॉइड बेल्ट, तो ये क्या है हमारा, ध्यान से अगर हम देखें तो ये प्लैनेट जो कि मार्स है और ये प्लैनेट जो कि जुपिटर है, इनके बीच में ऐसे घूमते हुए एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। और अभी इसी पे ही मतलब सीजे में क्वेश्चन बना था कि इसमें एक छोटा सा एक कोई पत्थर होगा, एस्टेरॉइड होगा, उसका नाम हमारे एक हमारे इंडियन म्यूजिशियन उनके नाम पे रखा गया। कोई बताएगा उनका नाम? उनका नाम जे से चालू होता है, बताइए। उनका नाम जे से चालू होता है, क्या नाम है उनका, जिनके नाम पे, और वो पहले इंडियन बने जिनके नाम पे कोई एस्टेरॉइड बेल्ट में इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी बोल देते हैं प्यार से, ठीक है, ताकि इनको सुनने में अच्छा लगे। अगर इनको कभी पता चले कि देखो हमारे बारे में ऐसा बोला जा रहा है, तो मतलब इनको सुनने में अच्छा लगे, इसलिए इनको कभी कभी ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं। और ये पंडित जसराज जी, हो सकता है आगे पूछ ले, बिकॉज अभी सीजीएल में पूछा गया था पंडित जसराज जी पे, और एक्चुअल में अभी नहीं, 2019 में 2020 में इनकी आई थिंक डेथ हो गई थी। और पंडित जसराज जी अगर बात करें तो 2019 पे इनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। इज द फर्स्ट इंडियन जिनके नाम पे इसका किसी मतलब प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट का नाम रखा गया। खैर, अभी आप समझ गए कि क्यों हमने एक तरह से डिवीजन किया टेरेस्ट्रियल और जोवियन में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल, जिनको स्थलीय ग्रह बोलेंगे, और ये हो जाएंगे जोवियन। और इनको हम इंटीरियर प्लैनेट भी बोल देते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं इनको, इंटीरियर प्लैनेट, क्योंकि अंदर हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के। और इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट, बिकॉज ये बाहर हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। अब इनके बारे में मेजर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल और जोवियन, 2 कैटेगरी आप समझ गए, ठीक है। और अब देख लेते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उनकी क्या बेसिक खासियत होती है, यानी कि जो हमारे स्थलीय ग्रह हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये मेड ऑफ रॉकी मटेरियल, यानी कि चट्टानी, बहुत ही सॉलिड मटेरियल से बने हुए, रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। अभी जब हम आगे आएंगे ना तो जोवियन में देखेंगे ये लोग गैस से बने हुए हैं, यानी अगर यहाँ पे इसी वजह से कभी भी सैटेलाइट को लैंड नहीं करवाया। आपने कभी सुना है कि सैटेलाइट हम जुपिटर में भेज रहे हैं, यूरेनस में? नहीं सुना, नहीं सुना आपने? क्यों? क्योंकि गैस के बने हुए हैं, ये गैस के बने हुए हैं। तुम कहाँ लैंड कराओगे, कहाँ लैंड कर कहाँ करवाओगे? तुम करवा ही नहीं सकते, है ना तो सैटेलाइट लैंड होगी ना तो हम लोग लैंड हो सकते हैं। तो इस वजह से ये आपके अलग टाइप के प्लैनेट हैं। तो ये रॉकी मटेरियल के बने, इसी वजह से हम अर्थ में तो रहते ही हैं, मार्स में सैटेलाइट भेज देते हैं, वीनस में भी अभी देखेंगे कि सैटेलाइट भेजना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है अभी देखेंगे। और मरकरी में, ठीक है, सरफेस इनकी सॉलिड होती है, इनमें रिंग्स नहीं होते हैं, छल्ले नहीं होते हैं, ठीक है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। और वेरी फ्यू मून्स, बहुत कम ही मून्स होते हैं इनमें। मून क्या होता है? जो मैं सैटेलाइट करता हूँ ना वो मून ही है एक्चुअल में। तो सर जो हम इसरो हमारी सैटेलाइट भेजती है तो क्या चंद्रमा भेजती है क्या? चंद्रमा तो अलग होता है। एक्चुअल में जो सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट होती क्या है? वो होती हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। हमारा प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे, सूरज के अराउंड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। ऐसे ही जो हमारी सैटेलाइट हैं, ऐसे जो हमारे उपग्रह हैं वो हमारे अर्थ मतलब वो हमारे प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं। जैसे अर्थ के अराउंड एक उसकी अपना एक सैटेलाइट है वो घूम रहा है, मार्स के अराउंड जो सैटेलाइट है वो घूम रहा है।
अब सैटेलाइट दो तरह की हो सकती हैं, एक तो नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। तो जैसे मून है ना, मून चंद्रमा, वो हमारा एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, बस एक ही है और कोई है ही नहीं। और जो हम इसरो और ये सब अपने स्पेस एजेंसीज होती हैं, जैसे जापान की जक्सा है, रशिया की रॉसकॉस्मॉस है, ठीक है, तो ये सारी जो स्पेस एजेंसीज हैं, नासा है अमेरिका की, तो ये सब सैटेलाइट भेजती रहती हैं। ये आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुई, ये भी एक तरह से रिवॉल्व कर रही हैं अर्थ के अराउंड, तो ये भी सैटेलाइट कहलाएंगी, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और उन्हीं सैटेलाइट को हम मून बोल देते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को नहीं, जो नेचुरल सैटेलाइट होती है उसको मून बोल देते हैं, ठीक है। तो मून अभी आप समझिए क्या, तो इनके पास बहुत ही कम मून है और ये बहुत ही रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, इंटीरियर प्लैनेट होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं, उनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम एक्सटीरियर प्लैनेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर प्लैनेट बोल देते हैं। अब इन एक्सटीरियर प्लैनेट को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये चारों आपको दिख रहे हैं, इनको एक साथ रख देते हैं, इनको एक साथ रख देते हैं। कारण ये है कि ये जो दोनों जो है पूरी तरह से गैस के बने हुए हैं, तो इनको गैस जायंट्स बोल देते हैं। ये हमारा जुपिटर भैया यानी कि बृहस्पति, और ये सैटर्न यानी कि शनि, ये है शनि। प्रीडोमिनेंटली हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, ठीक है, गैसियस हैं ये। और अभी हम देखेंगे कि जितने भी हमारे ये बाहरी ग्रह एक्सटीरियर प्लैनेट है, जो प्लैनेट में रिंग देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ सैटर्न के अराउंड रिंग दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में सबके अराउंड है। इसके अराउंड बहुत ही हमें मुख्यतः तौर पे बहुत ही क्लियरली देखने को मिलती हैं। अभी सारी चीज़ें देखेंगे कि वो किसकी बनी होती हैं, किसने उनको डिस्कवर किया था, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि हमारे जितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो शुरू के 4 हैं उनको इंटीरियर बोला, और जो बाद के 4 हैं उनको हमने एक्सटीरियर बोला। इंटीरियर को ही हम टेरेस्ट्रियल भी बोल देते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत ही रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, सॉलिड हैं, उनके अराउंड रिंग नहीं होती, बहुत ही कम मून होते हैं और छोटे होते हैं। ये बड़े होते हैं बहुत, और ये रॉकी नहीं होते हैं, रिंग्स देखने को मिलती हैं। इनको भी फर्दर हमने थोड़ा सा और कैटेगराइज कर दिया। शुरू के 2 जो जुपिटर और सैटर्न, उनको गैसियस जायंट बोल दिया, यूरेनस और नेपच्यून को आइस जायंट्स बोल दिया, बिकॉज ये आइस के बहुत ठंडे हैं ये, ठीक है, आइस के बने हुए हैं, ठीक है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो अभी हम देखेंगे ये मतलब बहुत ही ठंडे होते हैं हमारे। कंटेन रॉक, आइस एंड मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई ये मिक्सचर है मीथेन अमोनिया का है, बट ठीक है, अभी जब स्पेसिफिक होकर एक एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं अपना सबसे प्लांट, एंड दैट इज़ मरकरी, बुध। ये आप देख पा रहे होंगे हमारा है सोलर सिस्टम में जो 8 प्लानट है, इसमें से जो सबसे पहला प्लानट देख पा रहे हैं दैट इज़ मरकरी। आई होप इतना ऑर्डर सभी को पता होगा। मैं फिर से ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको नहीं पता है इसको मैं आई होप इरेज कर सकता हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये कहलाता है मरकरी, ठीक है, यानी कि बुध बोलते हैं। ये दूसरे नंबर का है वीनस, जिसको शुक्र बोलते हैं। फिर आती है हमारी अर्थ यानी पृथ्वी, एंड देन आता है हमारा मार्स, ठीक है, यानी कि जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं। तो अभी एक एक करके देखने वाले हैं, फिर इन पे आएंगे जो हमारे जोवियन प्लैनेट हैं या फिर एक्सटीरियर प्लैनेट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी के बारे में, बुध के बारे में, ठीक है। तो इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड वेरी हॉट प्लैनेट। ना वेरी हॉट है, हॉटेस्ट नहीं है। ये सन के सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, गर्म है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। अभी सबसे गर्म कौन है और वो क्यों है, मरकरी क्यों नहीं है, वो भी समझेंगे। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, सबसे छोटा है। फास्टेस्ट प्लैनेट विद द स्पीड ऑफ, ये स्पीड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फास्टेस्ट स्पीड है, यानी जो अपना रेवोल्यूशन है, जो अपना ये परिक्रमण है, वो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। जैसे हमारी अर्थ 365 डेज़ रफली अगर बात करें, वैसे हम जब पढ़ेंगे तो रेवोल्यूशन तो वहाँ देखेंगे कि 364 डेज़ और 6 आवर्स होता है टू बी वेरी प्रिसाइज। तो उतने टाइम में हमारा एक तरह से 365 दिन में, जब हम बोलते हैं 1 साल हो गया, जब वो उसका मतलब होता है हमारी अर्थ है एक रेवोल्यूशन अराउंड दी सन कंप्लीट कर ले। रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के 1 दिन से कंपेयर करें तो मरकरी 88 दिन में पूरा कर लेता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट निकल के आता है। द प्लैनेट विद नो वाटर एंड गैसेज लाइक हाइड्रोजन, इसमें कोई गैस और ये सब नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कोई सैटेलाइट भी नहीं होती है, नो सैटेलाइट, कोई मून नहीं है बेचारे के पास। आते हैं वीनस के पास, शुक्र बोलते हैं, सबसे गर्म यही है, हॉटेस्ट। अभी बताया मरकरी क्यों नहीं है, मरकरी तो पास में, दूसरे नंबर का वीनस क्यों है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलते हैं थिक क्लाउड्स ऑफ ये हॉटेस्ट क्यों है, बिकॉज इसमें हमें देखने को मिलते हैं थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 और आपका जो CO2 है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि क्यों ये आपका हॉटेस्ट है वीनस। फॉर एग्जाम्पल मैं कमाता हूँ, मान लेते हैं महीने का 30,000, ठीक है, और मेरा कोई फ्रेंड है वो कमाता है महीने के 20,000, ठीक है।
तो आप क्या ये बोल सकते हैं कि मैं अमीर हूँ मेरे फ्रेंड से? बिल्कुल नहीं। क्यों? ठीक है, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? बिकॉज हो सकता है कि मैं खर्च कर देता हूँ महीने में 25,000, मेरे पास नेट में बचता है 5,000। ये बंदा सिर्फ 10,000 खर्च कर रहा है और बचते हैं इसके पास 10,000। ठीक है, तो सेविंग ज़्यादा कर रहा है, सेविंग ज़्यादा कर रहा है। तो अमीर कौन हुआ? मैं कि वो ज़्यादा अमीर हुआ। बस वही काम यहाँ पे है। यहाँ पे एक्चुअली में हीट मरकरी के पास ज़्यादा आती है वीनस से कंपैरिजन में, बट वीनस क्या है, उसको ट्रैप कर लेता है क्योंकि उसके पास H2SO4 और CO2 के क्लाउड्स हैं जिनकी ट्रैपिंग पावर होती है काफ़ी ज़्यादा हीट को, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट है। एंड बिकॉज ये सबसे हॉटेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपका गर्म है, ये सबसे आपका ब्राइटेस्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, आई थिंक नहीं लिखा है तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये हॉटेस्ट के साथ साथ ये आपका ब्राइटेस्ट भी है, सबसे चमकीला भी है ये आपका ग्रह। चमकीला तारा तो हमने देखा वो सिरियस है, हमारा डॉग स्टार हमारे उसमें। ठीक है, बट यहाँ पे ब्राइटेस्ट प्लैनेट की बात हो रही है। और हमारे प्लैनेट्स बताइए ल्यूमिनस होते हैं कि नॉन ल्यूमिनस होते हैं? जैसे हम वीनस को देख पाते हैं शाम को और सुबह के टाइम पे, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोल देते हैं। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार नहीं बोलेंगे। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। ठीक है, इट कैन बी seen in the morning and evening with open eyes, so known as morning and evening star. But ये इसकी क्या खुद की लाइट होती है बताइए? तो इसकी खुद की लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये नॉन ल्यूमिनस होगा। वन ऑफ द 2 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रोटेट अराउंड द एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। होता क्या है, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, सारे के सारे प्लैनेट, ऑल प्लैनेट जो हैं रोटेट करते हैं। अब मुझे पता है रोटेशन और रेवोल्यूशन में कुछ लोग का कन्फ्यूजन होगा आपका बचपन से। ठीक है, कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है। तो ऐसे समझो रोटेशन रेवोल्यूशन का। वैसे तो मैं रोटेशन रेवोल्यूशन आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब हम लोग रोटेशन रेवोल्यूशन अलग से पढ़ेंगे, बट इसको ऐसे समझाओ। ठीक है, ये आप हैं। ठीक है, आप अपनी एक्सिस के अराउंड जैसे नहीं, वो घूमर है दीपिका पादुकोण नाचती है, तो ऐसे 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 उसी पॉइंट पे ऐसे घूम रही, तो उसी तरह आप घूम रहे। ठीक है, फिर आई मैडम जी आप ये, ठीक है, आपको लगा फिर आप क्या करने लगे, घूम तो रही हैं प्लस इनके अराउंड भी घूमने लगे। तो जो आप अपनी एक्सिस पे ऐसे 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 घूम रहे हैं ना, उसको रोटेशन बोलेंगे, और ये जो मैडम के अराउंड आप घूम रहे हैं इसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। समझ आ गया ना अभी? यानी कि जो हमारी अर्थ है अपनी एक्सिस पे इस तरह से जो घूम रही है इसको रोटेशन बोलते हैं, और जो हमारी परिक्रमा कर रही है पूरे ये अर्थ सन के अराउंड उसको रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बात हो रही है रोटेशन की, कि सारे जो प्लैनेट होते हैं हमारे ये रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं सारे प्लैनेट एक्सेप्ट 2 प्लैनेट। वो 2 प्लैनेट हैं वीनस एंड यूरेनस, यानी जिनकी नस निकली है वो आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट, इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज ही बोल देते हैं। ठीक है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है सारी चीज़ें, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बट वीनस और यूरेनस जो है आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? वीनस के बारे में हमने क्या फैक्ट पढ़ा कि ये सबसे हॉटेस्ट है, सबसे ब्राइटेस्ट है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं बिकॉज सिमिलर है साइज और मास में। अगर इसके कंपैरिजन बात करें अर्थ के कंपैरिजन में तो सिमिलर है ये। ठीक है, और कुछ डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा वो बाद में, ताकि उस कॉन्टिन्यूटी हमारी ना खराब हो। जैसे कि अर्थ के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है, वो सारी भी हम चीज़ें बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीनस आपको क्लियर हो गया पूरी? ये बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है मरकरी और वीनस में? देन वी शैल प्रोसीड टू अर्थ। नो, सन फिक्स्ड है सादिया अंजुम, सन फिक्स्ड है आपका। ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्लैनेट देखते हैं, दैट इज अर्थ। ठीक है, पृथ्वी, द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ ओनली विद अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। इट हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड एज मून। सबको पता ही है कि अभी तक अगर हम देखें तो लिवेबल प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है वो प्लैनेट हमारा अर्थ है। ठीक है, इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज इसमें 70% वाटर है। ठीक है, 70% वाटर, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 71% वाटर है, 29% लैंड है। इसको इसी वजह से ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसमें नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलती है जिसको मून बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया, अब मून के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट अर्थ हमारा यहाँ पे 4th पॉइंट नोट करिएगा, इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन एंटायर सोलर सिस्टम। इन एंटायर
सोलर सिस्टम, सबसे अधिक घनत्व है इसका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं मून की, और मून पे थोड़ी, मून के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें देखते हैं। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि इसका खुद का ग्लो नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है दूसरे का ही है। इसकी अगर साइज़ की अगर थोड़ा सा बात करें तो इसका जो रेडियस है ये रफली है 1.74 10⁻6 किलोमीटर रेडियस ही। मैंने क्यों बताया, बिकॉज ये आपका पूछा जा चुका है एसएससी में प्रीवियस ईयर में। जिस तरह 8.3 मिनट हम बोल सकते हैं सन की लाइट को आने में लगता है अर्थ में, उसी तरह ही मून की जो लाइट है उसको 1.6 जो रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को अर्थ में आने के लिए 1.26 सेकेंड्स लगते हैं। क्लियर है, यानी कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस होगा कम, तभी तो जल्दी आ जाता है अगर हम सन की लाइट से कंपेयर करें। बिल्कुल 3,84,000, बस 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। क्लियर। एक चीज़ कि मून जो है, मून अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन एक ही टाइम में कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारा एक घूर्णन 24 घंटे, रफली 24 घंटे में पूरा होता है, रेवोल्यूशन लगभग 365 दिन में कंप्लीट होता है ना। मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन का पीरियड सेम है, और वो है रफली 27.3 डेज। और यही कारण है कि क्यों हमें सिर्फ ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल, यानी हमें कभी दूसरा साइड नहीं दिखता है मून का, जिसको कि हम मून का साउथ पोल या उसका फार साइड बोलते हैं, जहाँ पे हमने अपने मिशन चंद्रयान 3 को भेजा है सक्सेसफुल साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला, या फिर फार साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग करने वाला पहला हम ये कंट्री बने हैं, ठीक है। फार साइड इसको हम बोलते हैं। वैसे तो ओवरऑल अगर हम 4th बने, बट फार साइड में अगर बात करें तो पहले बने कि फार साइड या फिर साउथ पोल में हमने लैंडिंग कराई है। इज दैट क्लियर। मून के बारे में आपसे ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और एक चीज़ कि मून में जो ग्रेविटी होती है, वैसे तो ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जो मून में ग्रेविटी होती है वो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसका 1/6 होता है, 1/6 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो मून के बारे में आप समझ गए, हमने 3 प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया। अब चौथे और आखिरी इंटीरियर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ मार्स। इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं इसको, रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज चल क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। इसको लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे आयरन रिच रेड सॉइल देखने को मिलती है। और रेड सॉइल रेड क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन दी सोलर सिस्टम। अभी मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा और याद कैसे रखना है उस ऑर्डर को, कि हमारा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, एंड देन पूरा ऑर्डर अभी देखेंगे, ठीक है। बट सेकंड स्मॉलेस्ट है। हैज़ 2 नेचुरल मून्स, फोबोस एंड डीमोस। इसमें 2 सैटेलाइट हैं, फिर 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, 2 मून है इसके पास। हम मरकरी वीनस के पास कोई नहीं है, ठीक है। इसके पास भी नो सैटेलाइट। मरकरी में तो मैंने लिखवा दिया था, इसमें आई थिंक नहीं लिखवाया, नो सैटेलाइट या फिर नो मून मैं बोल सकता हूँ। तो मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र के पास कोई भी इनके पास सैटेलाइट या फिर मून नहीं है। अर्थ के पास एक है जिसको कि हम चंद्रमा बोलते हैं, मून बोलते हैं, ठीक। और मार्स के पास 2 हैं, फोबोस एंड डीमोस। हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस विद वैलीज, क्रेटर्स, डेजर्ट्स, आइस कैप, ये सब देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि हाँ, मार्स में लाइफ पॉसिबल हो सकती है, मार्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ओलंपस मून यहाँ पे है, जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो एंड द टॉलेस्ट माउंटेन द एंटायर सोलर सिस्टम लाइज ऑन मार्स। ओलंपस, जिसको निक्स ओलंपिया के नाम से भी जानते हैं, निक्स ओलंपिया, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है जो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा माउंटेन है। हमारी अर्थ में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। बट पूरे सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो ओलंपस माउंट है, फिर निक्स ओलंपिया है। ओलंपस याद रखिएगा। बट ये बोलना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा, मतलब ठीक है, कुछ एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि होता ये है ना कि सोलर सिस्टम को क्या हमने फुली एक्सप्लोर कर लिया? आंसर इज़ नो, ठीक है। हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोचो गैलेक्सी है, कितनी सारी गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, वो तो छोड़ ही दो। हमने अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, तो ये बोलना सही नहीं रहेगा वैसे तो। क्योंकि हम देखते हैं जैसे पहले होता था कि भाई जुपिटर की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हुआ करती थी, फिर सैटर्न की हो गई, डिस्कवर हो गई, फिर कुछ फिर से जुपिटर की मिल गई, फिर से जुपिटर हो गया। तो मेन क्या है कि हैं तो उतनी सैटेलाइट ना, वो तो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हमें मिल जाती है तो हम बोल देते हैं इसकी ज़्यादा है, अगर हमें उसकी ज़्यादा मिल जाती है उसकी ज़्यादा है। तो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में आपकी हाईएस्ट पीक है पूरे सोलर सिस्टम में, दैट इज़ ओलंपस मॉन्स या फिर निक्स ओलंपिया,
क्लियर है? रेड क्यों है वो मैंने बता दिया। और यहाँ पे आपका ये दो इसकी सैटेलाइट है, फोबोस, डिमोस और ओलंपस मून यहाँ पे आपको एफ्रमॉन देखने को मिलेगा। इसके बाद जुपिटर होगा नहीं, इसके बाद होगी एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछ ले कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ से हमारे क्या चालू हो रहे हैं, यहाँ से हमारे चालू हो रहे हैं जोवियन या फिर एक्सटीरियर प्लैनेट, बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं इनको। बृहस्पति पहला है हमारा, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, विद शॉर्टेस्ट रोटेशन। समझ रहे हैं आप? अक्षय कुमार का याद आ रहा है? तू समझा? तू नहीं समझा? देखो, रेवोल्यूशन जब हमने बात करी थी, तो रेवोल्यूशन में शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड किसका था? वो था हमारे मरकरी का। कितना था? 88 डेज था। यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रोटेशन ऑफ मतलब यहाँ पे बात हो रही है रोटेशन की, ठीक है? और रोटेशन ऑफ जो जुपिटर है वो सबसे कम है। कितना कम है पता है? जैसे हमारा जो अर्थ है वो रोटेशन कर लेता है 24 घंटे में, मतलब एक अपने एक्सिस में घूम लेता है। ये भाई साहब जो करते हैं 10 घंटे में ही रोटेशन कर लेते हैं। अगर हम अर्थ का 1 घंटा से कंपेयर करें तो 10 आवर्स में इनका पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। हैज़ एन एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेज। गैस जाइंट तभी तो बोल रहे हैं, ये गैस के बने हुए हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं है, सॉलिड नहीं है इनकी सरफेस, इनमें आप सैटेलाइट लैंड नहीं करवा सकते हैं। द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून एंड वीनस। मून और वीनस के बाद ये सबसे आपका चमकीला है। ग्रेट रेड स्पॉट और जायंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। ये ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। हैज़ एटलीस्ट 79 मून्स इंक्लूडिंग 4 लार्ज गैलीलियन मून्स। इसमें 4 बड़े बड़े गैलीलियन मून्स हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इनको गैलीलियन मून्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप से इनको देखा था, इन 4 मून्स को। उन्होंने बोला ओहो 4 मून दिख गए, 4 मून दिख गए। तो उन्होंने जब टेलीस्कोप अपना बनाया था ना, तो उतना पावरफुल वो था नहीं, तो उस टाइम उनको 4 ही प्लैनेट के दिखे थे, और इसी वजह से इनको 4 लार्ज गैलीलियन मून्स देखते हैं। जो बड़े वाले हैं वो दिख गए, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। उनमें से जो गैनीमेड है वो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है, फिर सबसे लार्जेस्ट मून है, ना सिर्फ जुपिटर का बट कि एंटायर सोलर सिस्टम का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा है क्या सैटेलाइट है, फिर मून, ठीक है? गैनीमेड इज द लार्जेस्ट अमंग देम। इट हैज़ अ न्यूक्लियर रिंग अराउंड इट। इसमें न्यूक्लियर रिंग, सॉरी न्यूक्लियर बोल रहा हूँ, अनक्लियर रिंग। अनक्लियर मतलब रिंग है बट क्लियरली दिखती नहीं है। अब जब सैटर्न के बारे में रिंग बताऊंगा ना, तब वहाँ पे रिंग के बारे में बताऊंगा, रिंग किसकी क्या बनी होती है। और एक चीज़ कि एट प्रेजेंट जितना मेरा नॉलेज है कि इसमें 92 मून्स है, नॉट 79, और उसके साथ ये अभी टॉप पे है, ठीक है? अब पता नहीं कल को सैटर्न को मिल जाएंगे तो सैटर्न आ जाएगा, बट एट प्रेजेंट 92 मून्स हैं जुपिटर के, और लार्जेस्ट मतलब मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हम बोल सकते हैं, नॉट लार्जेस्ट तो है ही इसके पास गैनीमेड, बट मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है? किसके पास? अभी जुपिटर के पास। पहले जुपिटर होता था काफ़ी लंबे समय तक, फिर सैटर्न के बीच में मिल गई, आई थिंक 2018-19 के टाइम पे सैटर्न हो गया, फिर अभी फिर से जुपिटर हो गया, ठीक? अभी आते हैं सैटर्न पे। शनि इसको बोलते हैं हिंदी में। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। वो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट छोड़ दो, अभी मैं जब ऑर्डर बताऊंगा अपने आप याद हो जाएगा। हैज़ ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड इट विच आर मेड अप ऑफ टाइनी रॉक्स एंड पीसेज ऑफ आइस। कंसेंट्रिक रिंग का मतलब है विद कॉमन सेंटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉमन सेंटर होता है जिनका। तो खैर ये इसमें रिंग्स देखने को मिलती है, वो इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका मैथ्स का टॉपिक है। तो अभी ये रिंग्स किसकी बनी होती हैं? व्हाट आर दीज रिंग्स मेड ऑफ? तो ये बनी होती हैं गैस, डस्ट, ठीक है? इन सब की बनी होती है हमारी रिंग्स। क्योंकि अगर हम नेबुला देखें तो नेबुला हमारा क्या था? जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। उसी से तो ये रिंग्स एक्चुअली में बनी है। तो ये भी गैस और डस्ट की ही बनी हुई है। ब्राइट है इसमें काफ़ी देखने को, विच आर मेड अप ऑफ टाइनी रॉक्स एंड पीसेज ऑफ आइस, ठीक है? तो गैस, डस्ट, आइस, इन सब की ये बनी हुई है आपकी, ठीक है? सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी दैन वाटर। लेट मी टेल यू, इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट। इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम, यानी कि इसका घनत्व पूरे सौर मंडल में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसका था? पृथ्वी का, अर्थ का। सबसे कम इसका है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं पानी में तैरने लगेगा? तो देखिए हाइपोथेटिकली अगर हम स्पीकिंग है, हाइपोथेटिकली मतलब रियल में तो पॉसिबल नहीं है इस सारे प्लैनेट को हम उठा के लाएं और पानी में डुबोएं, देखें कि कौन डूबता है ना? तो सैटर्न को अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सारे प्लैनेट को पानी में डाला जाए तो एकमात्र प्लैनेट जो पानी में तैरता रहेगा वो सिर्फ सैटर्न ही है। उसका रीज़न ये है, कोई चीज़ तैरती क्यों है?
जब उसकी डेंसिटी कम होती है, उस लिक्विड के कंपैरिजन में अगर बात करें तो उसकी डेंसिटी कम है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और उससे भी इसकी डेंसिटी आई थिंक 0.98 समथिंग कुछ है। तो ये फ्लोट करता रहता है, बाकी सारे प्लांट डूब जाएंगे। सबसे पहले कौन डूबेगा जरा बताइए कॉमेंट में। इट हैज़ एटलीस्ट 82 मून्स एंड टाइटन इज़ दी लार्जेस्ट अमंग देम। तो इसमें जो सैटर्न के पास जितने भी मून हैं उसमें से टाइटन सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। टाइटन सबसे लार्जेस्ट है सैटर्न में अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। और क्या, हाँ, सबसे पहले हमारा अर्थ डूबेगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। इज दैट क्लियर? अब ये तो हमारे दो हो गए गैस जाइंट्स, ठीक है। अब आते हैं आइस जाइंट्स पे। इट हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लानिटरी रेडियस एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लानिटरी मास इन द सोलर सिस्टम। वो अब छोड़ दीजिए, अभी ग्रीनिश होता है कलर में, इसी वजह से इसको ग्रीन प्लानट बोलते हैं। ग्रीनिश इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे मेथेन गैस देखने को मिलती है, इस वजह से इसके एटमॉस्फेयर मेथेन देखने को मिलती है, इस वजह से ग्रीन प्लानट है। इसको विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था 1781 में। आइस जायंट बुलाया जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्राइमरली, बट इट ऑल्सो कंटेन्स मोर वाटर, अमोनिया और मेथेन भी ऐड कर लीजिएगा। हैज़ कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम। रोटेट्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस लाइक वीनस बट अनलाइक अदर प्लैनेट। मैंने आपको बताया था दो ही प्लैनेट है हमारे एंटायर सोलर सिस्टम में जिनके नाम है नस है, वीनस और यूरेनस, जो ईस्ट टू वेस्ट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। बाकी सारे प्लैनेट काउंटर क्लॉकवाइज या फिर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं। ऑल्सो इसको रोलिंग या फिर लॉप साइडेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स ह्यूज टिल्ट। टिल्ट का मतलब क्या है? टिल्ट का मतलब है झुका हुआ है, ठीक है। जैसे कि नज़र जो है ना, तेरी नज़र झुकी झुकी, वैसे ही इसका एक्सिस है झुका झुका। कितना झुका है? 90 डिग्री। वैसे तो 90 डिग्री से भी ज़्यादा झुका है तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 98 डिग्री झुका हुआ है। ऐसा लगता है कि रोल कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट रोल कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इसकी एक्सिस कुछ इस तरह से, ऐसा लग रहा है कि वो जब घूम रहा है सन के अराउंड तो रोल कर रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए, ये भी टिल्टेड है। अगर हम ऐसे देखें तो ये भी कुछ ना कुछ टिल्टेड है, ये भी कुछ टिल्टेड है, ठीक है। हमारी अर्थ भी टिल्टेड है, हम पढ़ेंगे 23.5 डिग्री हमारी अर्थ टिल्टेड है। अब कुछ लोगों का आंसर क्वेश्चन आता है कि सर टिल्टेड क्यों है, सीधी क्यों नहीं है? एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, कोई बैठ के देख नहीं रहा था, लेकिन ये माना जाता है कि कोई एस्टेरॉयड इससे हिट किया और इसने इसका जो एक्सिस है उसको टिल्ट कर दिया। तो ये इनके जो एक्सिस टिल्टेड है उसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले। बट अर्थ का हमारा 23.5 डिग्री है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि अर्थ का कितना टिल्ट है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री है ये, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूँ कि आप एकदम, जिन लोगों का ज्योग्राफी से डर लगता है ना, एकदम प्यार हो जाएगा आपको ज्योग्राफी से, ठीक है। उसको आप भूल जाएंगे और आप ज्योग्राफी से प्यार करेंगे फिर। तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, उसी तरह हमारा ये 98 डिग्री टिल्टेड है। इसी वजह से इसको हम रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि रोल कर रहा है अपनी एक्सिस पे। ये नेपच्यून लास्ट प्लैनेट है हमारा, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन, आइस जाइंट है। एटमॉस्फेयर प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, ब्लूइश है कलर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेथेन। वो हमारा है ग्रीन, ठीक है, जो हमारा यूरेनस है। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड द थर्ड मोस्ट मैसिव, ये अभी नहीं पढ़ना है। डिस्कवर्ड बाय जोहान गैले एंड अर्बन। अब गैल से मुझे एक चीज़ याद आई एंड दैट इज़, चलो अभी इसको इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद आते हैं उस पर, नहीं तो फिर ये बीच में छूट जाएगा। जोहान गैले एंड अर्बन ले वेरियर इन 1846 द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फाउंड बाई मैथमेटिकल प्रोडिक्शंस के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। इसमें 14 सैटेलाइट है। फेमस इसका मून है ट्राइटन, ठीक है। तो बस याद रखिएगा टाइटन किसका है? सैटर्न का है, और ट्राइटन आपका है नेपच्यून का। इस दैट क्लियर? अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी प्लूटो की अगर बात, चलो प्लूटो भी लगे हाथ बता देते हैं। प्लूटो ये प्लैनेट नो मोर अ प्लैनेट, ठीक है, इट इज़ नो मोर अ प्लैनेट। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी, उसमें इसको हटा दिया गया था। प्लूटो को अब डॉफ प्लैनेट बोलते हैं, छोटा, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या, वो भी समझते हैं। क्यूपर बेल्ट इज़ अ स्फेरिकल बाउंड्री आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून कंटेनिंग और नंबर ऑफ एस्टेरॉइड, रॉक एंड कॉमेट्स। ये थी हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली, ये इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है। जब सारे हमारे प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं तब हमारी चालू होती है क्यूपर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून। यहीं पे हमारा क्या, यहीं पे हमारा प्लूटो इसके बियॉन्ड में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए किसी का कोई डाउट यहाँ तक? एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ
मिस तो नहीं हो गया यहाँ पे। सैटर्न में, सैटर्न के रिंग्स मिस हो गई थी, वही मैं बताना चाह रहा था। सैटर्न के रिंग्स ध्यान रखिएगा 1655 में, 1655 में, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका, या फिर जोग्राफिस्ट हुए जिनका नाम था हाइजिन्स, ठीक है, HU, जहाँ देख लीजिएगा, आई थिंक स्पेलिंग यही होगी, हाइजिन्स, ठीक है, हाइजिन्स। और मतलब उन्होंने इसके रिंग्स को डिस्कवर किया, ठीक है, डिस्कवर। और इसके 20 साल बाद 1675 में एक हमारे थे कसीनी जी, कसीनी, इन्होंने जो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये आप रिंग्स देख पा रहे हैं, ये सैटर्न प्लैनेट है, इसमें रिंग्स के बीच में जो स्पेस है ना, ये ब्लैक 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 कलर का, ये जो स्पेस में रिंग है, फिर इसको डिवीजन भी बोल सकते हैं, इसको इन्होंने डिस्कवर किया। इसी वजह से ये बोलते हैं जो गैप होता है ना, गैप बिटवीन रिंग्स, उसको कसीनी डिवीजन भी बोलते हैं, बिकॉज कसीनी जी ने उनको इन्वेंट किया था, फिर देखा था, ठीक है, गैप बिटवीन रिंग्स। क्लियर है ये चीज़। तो हाइजिन्स ने 1655 में डिस्कवर किया रिंग्स को, 1675 में कसीनी जी ने जो गैप बिटवीन द रिंग्स है उसको किया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं। यूरेनस, ओके, नेपच्यून। और एक चीज़, हाँ, यूरेनस में ध्यान रखिएगा, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक है, ये आपका कोल्डेस्ट है। नेपच्यून सबसे दूर है, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। मरकरी सबसे पास है, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है, उसके अगले वाला सबसे गर्म है, कौन? वीनस। नेपच्यून सबसे दूर है, लेकिन वो सबसे ठंडा नहीं, उसके पहले वाला जो सबसे है यूरेनस, वो सबसे ठंडा है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, चलिए अब मैं आपका डाउट एक बार ले लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। मेट्योराइड, इसमें मेट्योर्स में अंतर नहीं होता है। होता है क्या, मेट्योराइड जब एस्टेरॉइड से टूटता है तो मेट्योराइड कहलाता है। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके वो जल जाता है, जिनको हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, तो उसको मेट्योर बोल दिया जाता है, और कुछ अंतर नहीं है। सर आयु सेड गले से कुछ याद है, गले से मतलब किससे, समझा नहीं मैं। सर यार इसका बैच होगा, बैच नहीं, क्लास होगी 7 PM पे, 7 PM पे। रोटेशन वाला यूरेनस है, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी जुपिटर है, जुपिटर यहाँ पे लिखा होगा। जुपिटर सबसे मतलब फास्टेस्ट इसका रोटेशन टाइम है, और रेवोल्यूशन टाइम सबसे फास्टेस्ट मरकरी का जो सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। अभी चलिए आ जाते हैं यहाँ पे ऑर्डर में लगाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर में लगा देते हैं। चलो तो इनको ऑर्डर में लगा देते हैं, एक सेकेंड, कि अगर आपसे पूछ ले कि बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाए, तो इसके लिए ट्रिक बोल रहे, फिर जो भी आपने एक उसका नाम सुना होगा, जे स्टार करके एक सिंगर है ना, सुना है तुम लोगों ने वो गाना सुना होगा, मैं तेरा इस तरह से, है ना, सुना है ना सबने। अब मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी लोगों ने ईयरफोन नहीं लगाए होते हैं, और उन लोगों को फिर मतलब गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। तो जेसन स्टार, ठीक है, तो वो जो गाना उसने जे स्टार करके बंदा था, वो जे स्टार करके, तो उसी तरह से याद कर सकते हैं। जे तो भाई मैंने मतलब ऐसे याद रखा था, बाकी आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। बाकी और भी ट्रिक्स आप देख लेना, काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती हैं, काफ़ी इसकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। ट्रिक्स तो उनकी नहीं मिलती हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरा टारगेट वाईटी शॉर्ट्स के थ्रू यही रहता है कि उन चीज़ों की ट्रिक डाली जाए जिनकी ट्रिक्स अवेलेबल नहीं, जिनको याद करना मुश्किल है, जिनकी ट्रिक आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी। तो जेसन और जेसन ईवीएम, ठीक है, जेसन ईवीएम मरकरी, इस तरह से हमें याद रखना है। जे से हमारा जुपिटर, सबसे जो बड़ा प्लैनेट है। एस से है हमारा सैटर्न, इसको हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न यानी शनि, ठीक है, जो कि हमारा सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है। यूरेनस देन हमारा आता है, जो कि हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ग्रीन प्लैनेट है, रोलिंग प्लैनेट है। नेपच्यून देन आता है, जिसको हम इसको अरुण बोलते हैं, इसको वरुण बोलते हैं, नेपच्यून, ठीक है। देन यहाँ पे ये तो हमारे क्या हो गए, जोवियन प्लैनेट हो गए सारे। आप समझ पाए कि जोवियन जो प्लैनेट हैं एक्सटीरियर वाले हैं, वो कलेक्टिवली बड़े हैं इन चारों इंटीरियर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। इंटीरियर प्लैनेट में सबसे बड़े की अगर बात करें, आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जोवियन प्लैनेट में सबसे छोटा कौन है? नेपच्यून है जोवियन में। वैसे तो सबसे छोटा मरकरी है, बुध है, लेकिन जोवियन में सबसे छोटा ये है। वैसे तो सबसे बड़ा जुपिटर है, लेकिन इंटीरियर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा हमारा अर्थ है।
ब्लू प्लैनेट, डेंसेस्ट प्लैनेट। वी से आपका वीनस यानी शुक्र, ब्राइटेस्ट स्टार है ना, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट हो गया आपका, सबसे हॉटेस्ट हो गया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। मरकरी है, सॉरी ये आपका मार्स है जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, फोबोस, डिमोस, निक्स, ओलंपिया। और मरकरी हमारा, मरकरी है सबसे छोटा हमारा प्लैनेट है, ठीक है। और वीनस और मरकरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्लियर है? अब लगा लें इसके क्या क्वेश्चंस। चलिए इनके आ जाते हैं अब इनके क्वेश्चंस पे, ठीक है। और एक एक करके अब देखते हैं क्वेश्चंस जिसमें पूछे गए। चलिए, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसको हम पूरा पढ़ चुके हैं कि सन है और सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन है आपका पहला यहाँ पे, ये हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। किसने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया? एडविन हबल, कार्ल एडवर्ड सगन, चार्ल्स मेजर या फिर टाइको ब्राहे? बताइए किसने दिया। मैंने आपको अगर याद हो आपको तो मैंने क्या बताया था, लेमाइटर और हबल टेलीस्कोप, हबल्स लॉ, याद आया कुछ? गैलेक्सीज जो है हमारी वो और दूर जा रही हैं और दूर जा रही हैं और दूर जा रही हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। इनमें से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा है, ठीक है, कौन हिस्सा है निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड का? सितारे, ग्रह, चंद्रमा। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी हैं हमारे, सभी हैं। इनमें से ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो स्टार ल्यूमिनस है, ठीक है, और प्लैनेट और मून हमारे नॉन ल्यूमिनस है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट। चंद्रमा के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही है? CPO 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ये अभी नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। जब मैं आपको इक्लिप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, तब वहाँ पे फुल मून, न्यू मून, ये सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लैनेट विद लिक्विड वाटर ऑन दी सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ही टॉकिंग अबाउट। तो एकमात्र प्लैनेट जहाँ पे लिक्विड वाटर देखने को मिलेगा, अर्थ, वीनस, मार्स या फिर सैटर्न। आंसर क्या होगा? आंसर सिंपल सा हमारा अर्थ होगा, ठीक है। अब इस तरह से दे देता है, मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे CGL 2023 में वो पॉलिटी वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था कि मतलब एक कोई नाम दे दिया था, तो सिनेमा हॉल में ये मूवी देखने गए, फिर उन्होंने देखा कि उनकी मेड बगल में बैठी है, तो बताओ कौन सा, मतलब उन्होंने उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया, तो बताओ किस कौन से राइट से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा उनकी मेड को। तो मतलब लंबे चौड़े से होते हैं लेकिन बेसिक से होते हैं एकदम, ठीक है। जैसे विनोद ने बोला ये वो है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन हो, ठीक। 5th, विच प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स की ट्विन। सौर मंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मरकरी, सैटर्न, नेपच्यून या फिर वीनस। ये बोलते हैं वीनस को ब्राइटेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट है हमारा, हॉटेस्ट है, विद नो सैटेलाइट, ठीक है, एंड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट टाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट। निम्नलिखित में से किसे कभी कभी ग्रह नहीं माना जाता है? जुपिटर, मार्स, प्लूटो या फिर सैटर्न। तो ग्रह किसको नहीं माना जाता है? प्लूटो का नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। प्लूटो हमारा एक ड्वार्फ प्लैनेट है, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको हटा दिया था प्लैनेट के लिए से। 7th, इन अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड विद हिज न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज़ 4 मून्स। तो न्यूली अपने इन्वेंटेड नया उनका टेलीस्कोप आया था और उन्होंने बताया था कि 4 हैं, और 4 कौन से बताए थे इन्होंने? लो, यूरोपा, ठीक है, और ये बोला जाता है कि यूरोपा में हो सकता है लाइफ पॉसिबल हो सके, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि इसमें पानी भरा हो सकता है, ठीक है। गैनीमेड और कलिस्टो, ये हमारे 4 प्लैनेट को इन्होंने किया, एंड ही वॉज नन अदर दैन गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है। 8th नंबर है, हु वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लैनेट। किसने एक्यूरेटली बोला कि ये रिंग्स हैं सैटर्न के अराउंड, ये डिस्क में? युकावा, गैलीली, ह्यूजेंस या फिर कसीनी? बताइए। तो गैलीलियो जी ने मतलब चलते सर यूरोपा में, हाँ चलते हैं, अभी क्लास खत्म होने तो फिर चलते हैं दोनों लोग, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीलाई, और रेडी करो, ठीक है, और ध्यान रखना थोड़ा खाना वाना ले लेना, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो गैलीलियो गैलीलाई की अगर बात करें, उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन 1655 यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने दे दिया है, और एक्चुअल में देखा जाए तो हाइजेंस जी ने रिंग्स वो करी थी, हाइजेंस जी ने, ठीक है। कसीनी जी ने क्या किया था 1675 में? कसीनी डिवीजन, यानी जो डिवीजन है, जो गैप है बिटवीन द रिंग्स, उसको किया था। एंड लेट मी टेल यू, ये भी पूछा गया CGL 2022 में, और एक और एग्जाम में आई थिंक रिसेंट में CPO में पूछा गया था, ये पिछला वाला जो हुआ था, ठीक है। अगले पे आते हैं 9th, विद साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी, ये आपसे पूछ रहा है। फ्रेड हॉयल, हेरोल्ड जेफरी, पीट साइमन लैपलेस या फिर एडविन हबल। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आराम से एलिमिनेशन से हो सकता है, जरा करिए इसको।
एडविन हबल, हबल्स टेलीस्कोप, याद है आपको? एडविन हबल, हबल जी ने क्या बताया था, अभी हमने देखा था, हबल जी ने बोला था कि हमारे यूनिवर्स जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। लैप्लेस जी ने क्या दिया था, इन्होंने सोलर सिस्टम किस तरह से हमारा बना, उसमें जो इमैनुअल कांत ने दी जो थ्योरी दी थी, नेबुलर थ्योरी, तो हम नेबुलर लैप्लेस थ्योरी बोल देते हैं, ठीक है। तो नेबुलर जो थ्योरी है वो हमारे किसने दी थी कि भाई एक नेबुला था, वो एक्सप्लोड हुआ, किसने बोला, सॉरी एक्सप्लोड हुआ मतलब नहीं, वो एकदम घूमना चालू किया, वो बोला था एडविन हबल जी ने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे इमैनुअल कांत ने बोला, और उस पर फिर मॉडिफिकेशन किया लैप्लेस ने। तो ये दो तो हो नहीं सकते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी इन्होंने तो दी नहीं है, इनका नाम अभी हमने पढ़ा नहीं है, आंसर होगा फ्रेड हॉयल। हॉयल स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं। अभी स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलती क्या है, तो इन्होंने हबल ने और लेमेटायर ने क्या बोला कि जो डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, हमारा कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, तो मतलब एक्सपैंड तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ये जो इसकी डेंसिटी है या फिर एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी उसने अपनी डेंसिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, ये बोलता है स्टेडी स्टेट थ्योरी। फ्रेड हॉयल ने दी थी इसको, ठीक है। द मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते समय अपनी धुरी पर कितना घूर्णन पूरा करता है, 3, 2, 1 या फिर 4? सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि जो मून होता है उसका एक साइड हमें कभी विजिबल नहीं होता, बिकॉज इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम सेम होता है, यानी जब एक रोटेशन पूरा होगा तभी एक रेवोल्यूशन पूरा होगा, और 27.3 डेज में, अर्थ डेज में कंप्लीट होता है, और इसी को हम साउथ पोल ऑफ मून बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न, यानी शनि का सबसे बड़ा यहाँ पे मून कौन सा है, यूरोपा, एटलस, टाइटन या फिर कर्म है? तो सही आंसर क्या होगा? यूरोपा तो हमने देखा है उसका गैनीमेड, सॉरी जुपिटर का है, ठीक है, और गैनीमेड पूरा सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है एंटायर सोलर सिस्टम में, बट सैटर्न की अगर बात करें टाइटन इसका लार्जेस्ट है, ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट? कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है जो मेन आपकी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में लाई कर रहा है? एरिस, मेकमेक, सेरेस या फिर हाउमिया? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सिरस, जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में आपका लाई करता है ड्वार्फ प्लैनेट है सिरस। अब ये सर ये हमें सर सारे प्लैनेट याद करवा दीजिए, क्या हमें याद करने पड़ेंगे क्या? इतने सारे सब थोड़ी ना याद करने पड़ेंगे, तो सर ये वाला क्यों पूछ लिया? एसएससी है भाई वो। बस मेन बात ये कि अगर वो रिपीट हो जाता है तो हमें आना चाहिए कि सेरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट है इन दी एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि हमारी किन दो प्लैनेट के बीच में, जरा बताइए किस किन दो ग्रहों के बीच में है क्षुद्र ग्रह बेल्ट? द डैश रेडिएशन belt are giant swaths of magnetically trapped highly energetic particles that surround the earth. वैन एलन, ऑरोरा, क्यूपर या फिर चिनॉक? चिनॉक से चिनूक याद आता है, चिनूक भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी एक विंड है। क्यूपर हमारा एक बेल्ट है जो नेपच्यून के बियॉन्ड है ना, तो ये तो हो नहीं सकते हैं दोनों। ऑरोरा जो है ना, ऑरोरा जो होते हैं ना हमारे, ये अरोरा जी नहीं है हमारे, ऑरोरा है, ऑरोरा, ठीक है। ये हमारे एक बोल सकते हैं बहुत ही मैग्निफिसेंट लाइट्स होती हैं, ये हमारी लाइट्स, लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग बोल सकते हैं इनको, ठीक है, नेचुरल लाइटिंग। ये हमें देखने को मिलती हैं पोल्स के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इनको वो नॉर्थ पोल में जाना जाता है ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से, और साउथ पोल में जाना जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिसिस के नाम से। तो ऑरोरा भी नहीं है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वैन एलन। ऑरोरा क्रिएट कैसे होते हैं? ये अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है ना उसके साथ, मतलब अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर ये इंटरैक्ट होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको नेचुरल लाइटिंग, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से बहुत बढ़िया शानदार, आप देखना ऑरोरा सर्च करके, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत ही शानदार लाइटिंग होती है। तो वैन एलन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चारोन, या चारोन नहीं, जो भी इसका प्रोनाउंस करते हो, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह चारोन है? हाउमिया, प्लूटो, मार्स या फिर सैटर्न? बताइए क्या आंसर होगा? चारोन। अब खुद ही आप सोचिए, अगर सैटर्न का होता इस तरह से तो मैं आपको बताता ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, हमने सैटर्न के बारे में, टाइटन के बारे में पढ़ा है। मार्स के तो दो ही हैं, फोबोस, डीमोस, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। आंसर होगा इसका प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो का ये चारोन है ना, चारोन या फिर जो भी प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशंस दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट? समर के टाइम में अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट हमें दिखता है कैसियोपेला, उर्सा मेजर, ओरियन या फिर उर्सा मेजर। दो बार हो गया क्या? और सॉरी उर्सा माइनर, उर्सा नाबालिग। ये कुछ ज़्यादा ही गलत एक्सप्लेनेशन हो गया ना। चलो, what do you call one of the most famous constellations that we can see during summer time in the early part of the night?
तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका होगा उर्सा मेजर। बाकी यहाँ पे सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन वाली भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर जिसको कि हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं हमारे, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और जो ओरियन हमारा है, इसमें ओरियन में सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? रिगल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडिएस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा और मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह? बहुत तेज हवा चलती है यहाँ पे। नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न या फिर मार्स? बहुत तेज हवा चलती, ठंडी ठंडी हवाएं। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर, गेस करिए, गेस करिए। आपको हिंट दूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे आपको मेथेन गैस देखने को मिलती है, ठीक है। और आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून, ठीक है। सबसे जो हमारा फार्देस्ट प्लैनेट है वो है सबसे हमारा विंडीएस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इस फैक्ट को ऐड करेंगे नेपच्यून वाले सेक्शन में जो नोट्स बना रहे हैं वो, ठीक है। 17th आफ्टर, ये नहीं करना है फुल मून न्यू मून, अभी मैंने आपको बताया, ये हम लोग इक्लिप्स वाले चैप्टर में करेंगे। इक्लिप्स हो गया, टाइड्स हो गई, हम एक साथ करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द मेटियोर शावर नेम्ड क्वाड्रेंटिस जनरली विजिबल फ्रॉम अर्थ? मेटियोर शावर यानी बहुत सारे मेटियोर एकदम भर भर के आते हैं और एकदम ग्लोइंग करके हमें दिखते हैं स्टार, मतलब स्काई में। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून या फिर दिसंबर, जनवरी। तो ये सर्दियों का टाइम होता है, दिसंबर जनवरी के टाइम पे। ये जो आपके मेटियोर शावर होता है ना, क्वाड्रेंटिट्स। एक दूसरा और होता है, आई थिंक आगे होगा क्वेश्चन, है देखो, लिरिट्स होता है आपका एक मेटियोर शावर, लिरिट्स। ये गर्मियों में दिखता है, ये गर्मियों में दिखता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। बी सीन फ्रॉम अर्थ। अब जब मैं गर्मी और सर्दी बोलता हूँ ना, तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए अलग सेंस हो जाएगा इसका, बिकॉज जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो हमारे यहाँ सर्दी होती है। तो बट हम यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। और क्यों बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, हम जब रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही होती है, क्यों जब हमारे यहाँ लोग पूरे कपड़े यहाँ पे पहन के रजाई में घुसे होते हैं तो क्यों ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच में। खैर चलो वहीं पे फुल स्टॉप करते हैं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल यहाँ पे सही आंसर होगा। लिरिट्स अप्रैल में और क्वाड्रेंटिट्स दिसंबर जनवरी के टाइम पे। चलिए, हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार्स इज द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द बियर मेड अप ऑफ? 3, 7, 5 या फिर 9? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 7। इसको हम बोलते हैं, इस कॉन्स्टेलेशन को ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसी मतलब ये नाम सुन के मैं सोचना ग्रेट बियर, रेड बियर, मतलब वही सप्तऋषि जी हैं अपने, और कोई नहीं है ये, ठीक है। ये उर्सा मेजर जो है ना, मतलब ये उसी का ही आप पार्ट बोल सकते हो, वही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? इनमें से सबसे ज़्यादा किसके ग्रह हैं यहाँ पे, किसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नेपच्यून? तो अभी हम लोगों ने देखा वो डिपेंड करता है कि किसके हमने डिस्कवर कर लिया। अभी करंट में जुपिटर का चल रहा है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुपिटर। बाकी वो डिपेंड करता है कब किसके हम डिस्कवर कर लें, ठीक है। चलो 7, 7, 7 यहाँ मेरा अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं। 22 बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स। बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सीज या फिर सोलर सिस्टम? तो बिग बैंग थ्योरी हमें बताता है किसके बारे में? ये बताता है यूनिवर्स के बारे में। सोलर सिस्टम कौन सा है याद करिए, नेबुलर लैप्लेस थ्योरी है ना, नेबुलर थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी लेमाइटर, ठीक है, लेमाइटर और एडविन हबल, लेमाइटर हबल थ्योरीज को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23rd व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और सैटेलाइट विच इज़ नियरेस्ट टू अर्थ? तो इसको भी अभी छोड़ते हैं, वैसे तो नियरेस्ट टू अर्थ और पॉइंट मून बोल रहा है तो ये आपको पेरिजी कहलाएगा, पेरिजी। बट अभी हम पेरिजी, अपोजी और पेरी हीलियन, एपी हीलियन, ये हम जब रोटेशन रेवोल्यूशन करेंगे तब करेंगे इसको, ठीक है। IC1101 क्या है? एस्टेरॉइड, गैलेक्सी, सुपरनोवा या सैटेलाइट है? तो जब भी इस तरह के नाम आपको दिख जाए ना, IC1101 कोई कोड टाइप हो, तो ये एस्टेरॉइड, अगर आपको ना समझ में सीधे एस्टेरॉइड मारना, ठीक है। अगर कभी भी पूछ ले, ये होता क्या है, कभी हम करंट में न्यूज़ में आ जाते हैं कि जैसे कि डिस्कवर हो जाता है कि हमने एक एस्टेरॉइड डिस्कवर कर लिया। अब इसी कोई ऐसा था एक एस्टेरॉइड जिसका नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रख दिया गया 2019 पे, ठीक है। दी अप्रोव ये भी नहीं करना है। टू न्यू मून और फुल मून अभी सब हम बाद में करेंगे। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून बताइए? ये अभी मैंने आपको करवाया कि रेडियस ऑफ मून यानी कि जो चंद्रमा है उसकी त्रिज्या कितनी है। तो ऑप्शन आपका 1.78 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 5 या फिर 1.79 इंटू 10 टू द पावर 6 या फिर 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1.74 इंटू 10 टू द पावर
6 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये होती है रेडियस ऑफ मून, और हमारा जो सन है उसका डायमीटर अर्थ के कंपैरिजन में कितना है 109 टाइम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दी, ये अभी एपीलियन पेरीहिलियन अगेन अभी हमने नहीं करना ही है। ठीक है, पेरीहिलियन एपीलियन एपोजी पेरीजी ये सब बाद में पढ़ेंगे। विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? मार्स, यूरेनस, नेपच्यून या फिर वीनस। तो अभी मैंने आपको बताया था ये वीनस हमारा सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 एंड CO2 गैस देखने को मिलते हैं जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट्स, ये सर अभी नहीं करना है आपको। ठीक है, ये एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, इसका कोई लेना देना नहीं है सोलर सिस्टम से। वैसे इसको बोलते हैं मूव्स एलिवेट्स और बिल्ड्स अ पोर्शन, तो इसको हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, जो मेंस वाले हैं वो कर लें, बाकी जो CGL 24 वाले वो अभी बिल्कुल भी इसको मत देखना। वैसे अभी करेंगे यार, ज्योग्राफी में ही करेंगे अभी, लेकिन अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसका आंसर डायस्ट्रोफिज्म होगा। डेन्यूडेशन होता है जब कोई चीज़ों का क्षरण होता है, इरोजन होता है। ठीक है, ये PY की सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, और PY की सीरीज़ के रिविजन सेशंस आज से 7 PM पे स्टार्ट हो रहे हैं। टाइड्स भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज, रात्रि के आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड, प्लैनेटेरियम या फिर मेट्योराइट? द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई क्या कहा जाता है इनको? इनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ कलेक्टिवली, खगोलीय पिंड बोलते हैं इनको। ठीक है, ये मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है जो शाइन करते हैं। ठीक है, इससे हमारे प्लैनेट भी आ जाएंगे, इससे हमारे स्टार भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। हमारा मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी, वो भी तो शाइन करता है, वो भी तो ग्लो करता है रात में। ल्यूसीफर इज़ द अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, ल्यूसीफर जो है किस ग्रह का दूसरा नाम है? जुपिटर, मार्स, वीनस या फिर सैटर्न? तो ल्यूसीफर हमारा नाम है, ये वीनस का ल्यूसीफर किसका नाम है? ये वीनस ग्रह का नाम है। और ल्यूसीफर का कोई मतलब यहाँ पे बताएगा, बताना चाहेगा? ल्यूसीफर का मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, जो लाइट लेके आता है। क्या इसका मतलब होता है? लाइट ब्रिंगर या फिर लाइट बियरर भी। ठीक है, ल्यूसीफर ध्यान रखिएगा क्या है? वीनस। तो विंडी प्लैनेट हमारा, हमने 2 एक्स्ट्रा चीज़ें अभी तक देखी हैं प्लैनेट के संबंध में। नेपच्यून को विंडी प्लैनेट बोलते हैं और ल्यूसीफर हमारा वीनस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स call the thin gaseous envelope around the moon as the lunar exosphere, lunar stratosphere, thermosphere या फिर एंडोस्फीयर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन वाली भी ट्रिक लगाएंगे तो लग जाएगी। ठीक है, एक्सोस्फीयर एंडोस्फीयर है ना, सेम साउंड हो रहा है। स्ट्रैटोस्फीयर आप जानते हैं ट्रांसफर की लेयर, थर्मोस्फीयर भी एटमॉस्फेयर की लेयर है। अभी तक ठीक है हम लोगों ने पढ़ा नहीं, बट फिर भी इतना तो आई थिंक पता होगा आपको। तो यहाँ पे बात हो रही है साइंटिस्ट कॉल द थिन गैस एनवेलप अराउंड द मून, मून के बाहर है तो ऑब्वियस बात है एक्सोस्फीयर होगा ना कि एंडोस्फीयर। ठीक है, 34 हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन 1 आवर? ये भी नहीं करेंगे ना, तो रोटेशन पढ़ा है। ठीक है, रोटेशन नहीं पढ़ा है बस, और क्या ही बोलूँ। तो ये मतलब आसान है, इसका आंसर 15 डिग्री होगा। कैसे? कि हमारी जो अर्थ है एक घूर्णन 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी ये नहीं समझ में आया आपको तो चिंता ना करिए, हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, यूरोपा किसका नेचुरल सैटेलाइट है? सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर या फिर मार्स? तो अभी हमने देखा था जो हमारे 4 गैलीलियो जाइंट्स थे, मतलब जो गैलीलियो जिन्हें डिस्कवर किए थे, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो, उनमें से एक हमारा है यूरोपा। किसका है? जुपिटर का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो यूरोपा है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट है। किसमें? ये जो 4 प्लैनेट हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कलिस्टो, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट इन जो गैलीलियोस 4 हैं, गैलीलियोस 4। ठीक है, 36 इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेबुला रेफर्स टू। नेबुला कौन सी स्टेज होती है? द स्टेज व्हेन द आउटर लेयर्स एक्सपैंड, कूल्स डाउन एंड बिकम्स लेस ब्राइट। द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, आउटर शेल ऑफ अ स्टार। तो कौन सा लाइफ होता है जरा ये बताइए? ये होता है आपका अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं नेबुला। ठीक है, और ये फिर नेबुला जो है घूमता है इस तरह से। ये जो नेबुला लैप्लेस थ्योरी अगर आपको याद हो, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इमैनुअल कांत ने सबसे पहले रखी थी, तो उसी के अराउंड की नेबुला जब घूमा था तब हमारे जो है सन और ये हमारे जो 8 प्लैनेट हैं वो डेवलप हुए। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं और फिर हमारा सेशन होता है खत्म यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नॉट अ जोवियन प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एक उल्लासपूर्ण ग्रह नहीं है? एक्चुअल में ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, जोवियन का मतलब एक तरह खुश होता है, तो उसी से यहाँ पे कर दिया गया। बट जितना मुझे समझ आता है कि इसको हिंदी में उल्लासपूर्ण तो नहीं बोलते होंगे। नहीं, जो बाहरी ग्रह है इनमें से कौन सा आप ये कर लो, बाह्य ग्रह। ठीक है, बाहरी ग्रह कौन सा नहीं है? तो ये सारे हमारे जेसन। ठीक है, मार्स इंटीरियर प्लैनेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 बेलीज बीट्स
कितना है और क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। बेलीज बीट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑक्यूल्टेशन ऑफ जुपिटर, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स या फिर टोटल सोलर इक्लिप्स। तो अभी हम लोगों ने वैसे सोलर इक्लिप्स पढ़ा नहीं है, बट फिर भी इसको देख लीजिए। टोटल सोलर इक्लिप्स जब होता है तब हमें बेलीज बीट देखने को मिलती है। होता क्या है, जब सोलर इक्लिप्स पढ़ाऊंगा तब देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐसा बीट से, मतलब होता क्या ना इसमें टोटल सोलर इक्लिप्स में, जो हमारा मून है वो पूरी तरह से सन से आने वाली सनलाइट को ब्लॉक कर लेता है पूरी तरह से, और इस तरह से हमें एक डायमंड रिंग टाइप देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से उसको हम बेलीज बीट वगैरह वो है होता है, ठीक है। तो अभी के लिए याद कर लो बेलीज बीट टोटल सोलर इक्लिप्स। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है, 1/10, 1/6, 1/8 या फिर 1/4। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जो वेट होता है, जिसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एंड बिकॉज ये तो ग्रेविटी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ में, बट यही हो जाती है G/6 जाके कहाँ पे, ये हो जाती है जाके कहाँ पे, अर्थ में, मतलब सॉरी मून में। तो इसी वजह से जो वेट है वो भी आपका 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/6। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो पता है मैं क्यों रुका, पॉज लिया, कि क्वेश्चन जो अगर ये पहले मैंने देखा होता इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर दिया होता, और अगर मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया होता ना तो तुम में से 99.99% लोग उसका आंसर गलत बताते हैं। बस मैं एक शब्द को मुझे चेंज करना था, और वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, वो मैं फिज़िक्स में ये काम करूंगा मैं, ठीक है, जब फिज़िक्स में ये पढ़ाऊंगा ग्रेविटी के बारे में तब। 40th पे आते हैं। हाँ, व्हाट इज़ दी पीरियोडिसिटी ऑफ हेलीज कॉमेट। तो पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है हेलीज कॉमेट कब कब रिटर्न करता है, कितने साल बाद रिटर्न करता है। 30 से 31 साल में रिटर्न करता है, जो 45 से 46 साल, या फिर 85 से 86, या फिर आपका 75 से 76 साल बाद। तो ये आपका रफली 76 साल बाद लौटता ही है। कॉमेट जो होता है ना, हमें कॉमेट ये काफ़ी ब्राइट कॉमेट होता है, 76 साल बाद देखने को मिलता है, 75 से 76 साल। पिछली बार जो देखा गया था लास्ट टाइम, ये जो हेलीज कॉमेट है, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब देखा गया था, और अगला वाला तब देखा जाएगा जब आप रहेंगे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है वो रफली देखा जाएगा 2061 में, रहेंगे कि बुढ़े हो चुके होंगे तब तक, है ना। 2023 चल रहा है, तो 23, 7 और 31, 38 है ना, 38 साल बाद। तो अभी आपकी एज अज्यूम कर लेते हैं 22 साल, है ना, 38, बुढ़े हो चुके होंगे, हो सकता है हो ही ना इस दुनिया पे, है ना, और या होंगे भी तो काफ़ी बुढ़े हो चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 41। ओहो, है ही नहीं, ठीक है, देख रहा मैंने बोला था 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो ट्रू होता है फिर, है ना। चलो, तो अभी आप ये बताइए कि सभी को सोलर सिस्टम सभी से अच्छे से समझ आ गया कि नहीं। बच्चे देखेंगे तुम्हारे, पहले शादी करो, है ना, पहले तो नौकरी लो, फिर शादी और बच्चे के बारे में सोचो। अभी तो फोकस होना चाहिए जॉब पे, है ना। शिवम कुमार तुम समझ गए लेकिन अभी इन लोगों को बताना मत, ठीक है। मज़ा आया, ठीक है। और कल अभी के तो थोड़ा सा मतलब स्टैटिक टाइप था ये टॉपिक, तो जहाँ थोड़ा रटने वाला काम था। कल से तो और मज़ा आएगा जब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन ये सब पढ़ोगे ना अभी, और फिर जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, आए हाय क्या ही आनंद आएगा, मतलब ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी वर्डिंग से कि कितना आनंद आएगा जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मतलब इसमें भी आएगा, इंटरनेशनल में भी, ठीक है, और इंटरनेशनल में भी ये तो बहुत ही स्पेसिफिक थोड़ा टाइप था, अभी तो आगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। शुभ क्या फॉलो हैं, क्या शुभ बोलो। ये पेड बैच है, जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, वैलिडिटी है कोर्स की जीके बैच की राम मूर्ति जी 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है। और ये जिन लोगों को नहीं पता है, ये पेड बैच की क्लासेस हैं जो फ्री लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पे, ठीक है। और इनकी जो रिकॉर्डिंग है, इनके 100 नोट्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और नोट्स बहुत ही प्रॉपर हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। वो जो लोग हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम को उन्हें पता है किस तरह के नोट्स मिलते हैं, तो वो सारे आपको परमार एकेडमी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। और वहीं पे आपको एप्लीकेशन पे ही परमार से जीके बैच करके देखने को मिलेगा,
उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी को। और शाम को होगा PYQ सेशन का हम लोग का लेक्चर, ठीक है? शाम को होगा हम लोग का PYQ सेशन, ठीक है? फाइनली सर जी को देखी, मतलब कहाँ पे भाई? मिडनाइट कैफ़े गुस्साने की ज़रूरत नहीं है, हटा नहीं दिया, वो पेड बैचेस क्लासेस हैं, ठीक है? तो गुस्साने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से पे काबू रखो अपने। चलो मिलते हैं कल, धन्यवाद।